देखो रिकॉर्डिंग मैसेज वैसे स्क्रीन शेयर। यस मैम। तो देखो हम लोग एस 11 पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम लोग एस 11 पढ़ रहे थे, ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने ये 4 पॉइंट, हमें ये 3 पॉइंट पढ़ना होता है। अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी, ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, जो कि ऑलरेडी हम लोग ब्रांच में कर चुके हैं। और अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन इन द नेचर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब एक्चुअली ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का है, ये हमें आज सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन कर लिया था, उसमें एक लास्ट टॉपिक का एक क्वेश्चन और भी है जो कि हम लोग कर सकते हैं, इलास्ट्रेशन 8, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 1 ये तो हो गया था। एक बार देख लेते हैं क्या क्या किया था हम लोगों ने, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा। इलास्ट्रेशन 1 हुआ था, इलास्ट्रेशन 2 हुआ था, ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो मुझे बताओ। इलास्ट्रेशन 3 भी हुआ था। 4, आई थिंक 4 नहीं हुआ है क्योंकि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का है। 3 तक हुआ है और इधर 4 5 बाकी है, 6 बाकी है, 4 5 6, और यहाँ पर 7 ये आज करेंगे, ये जो है इसका, ठीक है। और 8 वाला हम लोग करेंगे। तो 8 वाला देखो, इसमें क्या बोला है। ए लिमिटेड परचेज फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 3,000 lakh on 1/1/2001, and the same was fully financed by foreign currency loan $, payable in 3 annual equal installment। तो लोन लिया गया है, ए लिमिटेड यानी कि कंपनी है जिसने लोन लिया है 3,000 रुपीज का, सॉरी 3,000 लाख का फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए लोन लिया है, $, में लोन लिया है, जो कि लोन का अमाउंट कैसे रीपे करना है, 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में। एक्सचेंज रेट वेर $1.40 बोल रहा है, एक्सचेंज रेट $1.40 एंड 42.5 एज ऑन 1/1/2001 एंड 31 दिसंबर 2001। तो हमें दो रेट दे रखा है। एक दे रखा है 1 तारीख का रेट डॉलर का, जो कि ये वाला है, और जो 31 दिसंबर का है वो इतना है, मतलब $1 इतना रुपीस था और ये $1 इतना रुपीस था, और ये वाला डेट जो है ये हमारा परचेज डेट भी है एसेट का, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड ऑन 31 दिसंबर, पहला इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को पे हुआ। द एंटायर डिफरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज हैज बीन कैपिटलाइज्ड। तो इनके जो अकाउंटेंट है इन्होंने क्या किया है, जितना भी एक्सचेंज लॉस हुआ है वो सभी को कैपिटलाइज कर दिया है। हमें बोला है हाउ दीज ट्रांजैक्शंस वुड बी अकाउंटेड फॉर, क्या कैसे करके ये ट्रांजैक्शंस का अकाउंट होना चाहिए, मतलब इन्होंने जो किया है सही किया है कि गलत किया है, और अगर गलत किया है तो क्या होना चाहिए, और अगर सही है तो वो भी हमें कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग पता करेंगे, सबसे पहले तो देखते हैं कि लॉस कितना है, पहले ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि रूल्स क्या था हम लोग का। तो यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 8, फॉरेन करेंसी लोन। लोन का अमाउंट फिर कितना हुआ होगा, अगर 3,000 लाख रुपीस का एसेट खरीदने के लिए लोन लिया गया है, जिस दिन लोन लिया गया उस दिन $1.40 था, तो कितने डॉलर का लोन लिया गया है। 3,000 लाख का मुझे एसेट खरीदना है। जब मैंने लोन लिया $1 40 का था, मतलब 40 रुपए यानी $1, तो 3,000 लाख यानी कितना डॉलर, उतने का ही लोन लिया होगा। मुझे अगर 3,000 लाख का लोन लेना है, उसको मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे डॉलर का रेट पता होना चाहिए। डॉलर का रेट तो मुझे पता है कि जिस दिन परचेज हुआ 1 तारीख को, उस दिन डॉलर का रेट था $1.40। तो लोन का अमाउंट डॉलर में कितना हो जाएगा। 75 लाख। 75 लाख $। तो ये हो गया 3,000 डिवाइडेड बाई ₹40 पर डॉलर।
$1 40 रुपीज, 40 रुपीज $1, 1 इक्वल टू 1 रुपीज 1/40, तो 3000 कितना हो जाएगा? $75 लाख। 75 लाख USD लिख देते हैं, US डॉलर। अच्छा, अब लॉस कितना होगा वो हम लोग देखते हैं। लॉस है कि गेन है? एक्सचेंज डिफरेंस। तो एक्सचेंज डिफरेंस क्या है कि हमें इसको क्या करना है, ईयर एंड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 31 दिसंबर 2001, क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा था, रूल्स क्या था? रूल्स क्या था कि अगर मॉनिटरी आइटम है, पहली बार जब हम लोग रिकॉर्ड करें इनिशियल रिकॉग्निशन, तो सारे ट्रांजैक्शन स्पॉट रेट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। मतलब अगर लोन का ये रिकॉर्डिंग करेंगे तो 75 लाख US डॉलर में रिकॉर्ड हो जाएगा। सब्सिक्वेंट अगर रिकॉग्निशन करना है, क्योंकि अभी तक रीपे नहीं हुआ है, तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन अगर हमें करना है तो देखना पड़ता है मॉनिटरी आइटम है कि नॉन मॉनिटरी आइटम है, ठीक है। तो हम लोग क्या खरीद रहे हैं? एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये एसेट का वैल्यू तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन मॉनिटरी आइटम है, ठीक है। तो फिर यूज एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, एक्सेप्शन इफ आइटम कैरीड एट फेयर वैल्यू, देन यूज द एक्सचेंज रेट दैट एग्जिस्टेड व्हेन द वैल्यूज आर डिटरमाइंड। अच्छा, तो हमें तो फेयर वैल्यू वगैरह कुछ दिया नहीं है। इन ट्रांसलेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट खरीदा है, सही है। ये फिक्स्ड एसेट के लिए, सॉरी, फिक्स्ड एसेट के लिए लोन लिया है, तो हमारा ये वाला ही पॉइंट आ जाएगा ना कि हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी किया है। तो हम लोगों ने क्या किया है, जैसे कि यहाँ पर देखो, नॉन मॉनिटरी आइटम का मतलब क्या दिया है, दीज आर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अदर देन मॉनिटरी आइटम, मॉनिटरी आइटम के अलावा बाकी सारे एसेट लाइबिलिटीज। तो अगर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कर रहे हैं तो हम लोग कौन से आइटम को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मेरा आइटम जो है वो तो फिक्स्ड एसेट ही है, ठीक है। तो यूज एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में हमें वही वाला रिकॉर्ड करना है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर 42.50 हम लोग का 31 दिसंबर का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक बार लिखते हैं एक्सचेंज डिफरेंस कितना आ रहा है। एक्सचेंज डिफरेंस, तो एक्सचेंज डिफरेंस देखेंगे जब हम लोगों ने ये लोन लिया, क्योंकि देखो हम लोग का ये फिक्स्ड एसेट खरीदा जरूर है हम लोगों ने, बट हमारा जो ट्रांजैक्शन है फॉरेन करेंसी का, अच्छा हाँ, ये वाला पॉइंट हमें समझना पड़ेगा कि मॉनिटरी आइटम है कि नॉन मॉनिटरी। वैसे तो लग रहा है कि नॉन मॉनिटरी, क्योंकि हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट खरीदा है, बट हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट फॉरेन से नहीं खरीदा है, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए फॉरेन से लोन लिया है, ठीक है। तो लोन टेकन है, तो इसका मतलब मॉनिटरी आइटम है, नॉन मॉनिटरी आइटम नहीं होगा, ठीक है। ये वाला नॉन मॉनिटरी आइटम नहीं होगा कि हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट लिया है बोल के। फिक्स्ड एसेट लेने से मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम होगा, लेकिन तब होगा अगर हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट ही खरीद लिया है बाहर से, ठीक है। हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट ही बाहर से खरीद लिया लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है। हम लोगों ने क्या किया, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए लोन लिया है बाहर से, तो हमारा ट्रांजैक्शन लोन टेकन है, हमारा ट्रांजैक्शन फिक्स्ड एसेट परचेज नहीं है, फिक्स्ड एसेट परचेज के लिए लोन है। तो फिर इसका मतलब हमारा ये पॉइंट जो है वो मॉनिटरी आइटम में ही आएगा, ठीक है। ये नॉन मॉनिटरी में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये लोन लिया है। मेन हमारा जो US डॉलर में ट्रांजैक्शन है वो लोन लेने के लिए, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए नहीं है। अगर फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए होता देन नॉन मॉनिटरी आइटम होता। तो इसके केस में हमें एक्सचेंज रेट जो है बैलेंस शीट डेट पे कौन सा लेना है, जो बैलेंस शीट डेट का एक्सचेंज रेट होगा वही लेना है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए। तो बैलेंस शीट डेट पे जो हम लोग का US डॉलर का रेट है वो है 42.50, ठीक है। तो 40 से 42.50 हो गया, तो एक्सचेंज डिफरेंस में हमारा क्या आ गया, लॉस आ गया 42.50 माइनस 40। तो कितना एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है 2.50 पर डॉलर, पर US डॉलर, ठीक है। तो टोटल जो है, टोटल लॉस, क्योंकि लॉस ही हो रहा है, टोटल एक्सचेंज लॉस, वैल्यू बढ़ गया है, टोटल एक्सचेंज लॉस फिर कितना होगा, 2.50 करके ₹1 का लॉस। और हम लोगों ने टोटल लोन कितने का लिया था, 75 लाख US डॉलर का लिया था। तो देखो कितना हो रहा है, कितना आएगा, 2.5 इंटू 75, तो 187.5 लाख, इतने का लॉस आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पर ब्रैकेट में एक चीज लिखेंगे, इंक्लूडिंग एक्सचेंज लॉस ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मतलब हमें हमें 3 इंस्टॉलमेंट में ये लोन पे करना था। यहाँ लिखा हुआ था 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट कब गया? 31 दिसंबर 2001 को जाएगा। ठीक है, तो एक्सचेंज लॉस जो 187.5 आया, इंक्लूडिंग एक्सचेंज लॉस ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ये पूरा एक्सचेंज लॉस जो है इसमें मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब हम लोग पे कर रहे हैं तब भी हमारा एक्सचेंज लॉस हमें बेयर करना पड़ रहा है, मतलब इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का एक्सचेंज लॉस भी इंक्लूडेड हो गया। ठीक है, मतलब ये तो ओवरऑल ही हो गया ना एक्सचेंज लॉस। अब हमें बताना है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। जैसे इनके अकाउंटेंट ने इसको क्या कर दिया है, कैपिटलाइज्ड कर दिया है। ठीक है, तो इसका रूल्स क्या होता है, कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि कंपनी पैरा 46A अवेल कर सकती है। ये हम लोगों ने एक स्पेशल केस लास्ट क्लास में लिखा था। ठीक है, तो लोन लिया है, देखो लॉन्ग टर्म लोन है। ठीक है, मैंने ये टेबल लिखवाया था लास्ट क्लास, लॉन्ग टर्म लोन है ये। क्यों? क्योंकि देखो लोन जो है 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में जाएगा, लिया गया है फर्स्ट 1/1/2001 को, तो 3 साल का लोन है, तो लॉन्ग टर्म लोन हो गया। लॉन्ग टर्म लोन है और अगर लेने वाला कंपनी है, तो ये कंपनी है क्योंकि ए लिमिटेड से पता चल रहा है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है। अगर वो पैरा 46A अप्लाई करता है तो सारे लॉस को एफसीएमआई टीडीए में एमोटाइज करने के लिए रख सकता है, या फिर अगर पैरा 46 से अप्लाई नहीं करता है तो पूरा का पूरा पीएल में डेबिट कर सकता है। इस चीज को हमें लिख देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते एंटायर लॉस ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस अमाउंटिंग 187.50 lakh should be charged to PL account if para 46A is not availed। अगर हम लोग पैरा 46 से अवेल नहीं करते हैं तो पूरा पीएल में दे देंगे। इफ द कंपनी opts Good morning, ma'am. para 46A, then nothing is required to done since the company has done the correct treatment that is capitalized the एसेट। अच्छा, एसेट वाला रूल्स देखो दिखा देते हैं। यहाँ पर हमें बोला था ना कि कंपनी ने कैपिटलाइज किया है, तो इसका मतलब कंपनी ने 46A अवेल किया है, तो इसका मतलब और हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इनके अकाउंटेंट ने ठीक किया। और अगर 46A नहीं लिया है तो उस केस में उन्हें पीएल में डेबिट करना चाहिए था। तो हम लोग दो तरीके से आंसर दे देंगे कि कैपिटलाइज्ड किया है तो इसका मतलब 46 से अप्लाई किया है तो ठीक है, और अगर नहीं किया है तो फिर उनको ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमें बोला है कि कमेंट करो कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। अच्छा, ये फिक्स्ड एसेट होता है तो उसमें हमें क्या रूल्स होता है वो दिखा देते हैं, लिखा हुआ है। फिक्स्ड एसेट का रूल्स यहाँ पर लिखा हुआ था, दिखाते हैं। रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट है, डेप्रिशिएबल एडजस्ट विथ कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट के कॉस्ट के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कंपनी नॉन कंपनी सारा
ठीक लिखा है हम लोगों ने कि अगर कंपनी नॉन कंपनी है तो क्या होता है, कंपनी है तो क्या होता है। कंपनी है तो उसके पास दो ऑप्शन होता है, 46 से अवेल करे या 46A नहीं अवेल करे। अगर अवेल नहीं करना है तो पूरा का पूरा लॉस पीएल में डेबिट कर सकते हैं, और अगर अवेल कर रहे हैं तो फिर क्या है, अगर डिप्रिशिएबल एसेट है कि अदर है, अगर अदर आइटम्स है देन एफसीएमआई टीडीए में जाएगा, और अगर रिलेटेड टू डिप्रिशिएबल एसेट है तो एसेट के कॉस्ट के साथ एडजस्ट होगा, यानी एसेट के कॉस्ट को हमें बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमारा लॉस हुआ तो ऐड होगा, प्रॉफिट हुआ तो लेस होगा। ठीक है, मतलब एक्सचेंज डिफरेंस अगर हमारा जो आया वो अगर लॉस के तरफ है तो ऐड होगा। इस पे लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन 9 किया था हम लोगों ने, तो यहाँ भी एक्सचेंज डिफरेंस पे लॉस आया तो हम लोग का उतना अमाउंट से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड होने से एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, इसीलिए हम लोग बोलेंगे उसको कैपिटलाइज्ड करना पड़ेगा। तो ये रहा कैपिटलाइज्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पर ये जो इलास्ट्रेशन 8 है। अब यहाँ पर मैंने आंसर थोड़ा सा लिया हुआ है, एक बार हम पढ़ के बता देते हैं कैसे करके लिखना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि एज पर AS11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि इस एस का नाम है, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन द सेटलमेंट ऑफ मॉनिटरी आइटम और ऑन रिपोर्टिंग एन एंटरप्राइजेस मॉनिटरी आइटम एट रेट डिफरेंट फ्रॉम दोज एट विच दे वेर इनिशियली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द पीरियड और रिपोर्टेड इन प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और expenses in the period in which they arise। इतना कुछ नहीं भी लिखने से चलेगा, एज पर AS11 बोल के नाम देके हम लोग लिख सकते हैं। वैसे ये बोला कि हम बता देते हैं कि अगर कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हो रहा है ऑन द सेटलमेंट ऑफ मॉनिटरी आइटम, जब हम लोग कोई मॉनिटरी आइटम को सेटलमेंट करने जा रहे हैं, मतलब जैसे हम लोगों ने लोन लिया वो एक मॉनिटरी आइटम है, अब उसका रीपेमेंट जब करने जा रहे हैं तब अगर हमें कोई एक्सचेंज डिफरेंस दिख रहा है, या फिर ऑन रिपोर्टिंग एन एंटरप्राइजेस मॉनिटरी आइटम, या फिर जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है मतलब जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में ए लिमिटेड ना क्या नाम था, वो रिपोर्टिंग आइटम है, उनका जो मॉनिटरी आइटम है एट रेट डिफरेंट फ्रॉम दोज एट विच दे वर इनिशियली रिकॉर्डेड, मतलब इनिशियली जब रिकॉर्ड हुआ था तब कुछ और रेट था, उसके बाद जब रिकॉर्ड हो रहा है तब कुछ और रेट है, ड्यूरिंग द पीरियड मतलब उसी पीरियड में, जैसे कि यहाँ लोन लिया तो एक रेट था, जब ईयर एंड हुआ तो कुछ और रेट था, और रिपोर्टेड इन प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच दे अराइजेस, या फिर प्रीवियसली ये इनकम या एक्सपेंसेस के रूप में रिकॉर्डेड हुआ था। तो दस एक्सचेंज डिफरेंस अराइजेस ऑन रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, जैसे कि लोन इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट, जो इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली ये लाइन बोला, ये जरूरी है लिखना। एज पर AS11 ये सिर्फ एक्सचेंज डिफरेंस अगर आता है, मॉनिटरी आइटम है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के लिए, या फिर रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का मॉनिटरी आइटम जो कि रिकॉर्ड पहले हुआ था कुछ और रेट पे, अभी कुछ और रेट है, ये इतना बोलने से ही होगा। फिर बोल रहे हैं एक्सचेंज डिफरेंस जो अराइज हुआ रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, मतलब जो लोन लिया गया है क्यों लिया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट आर रिकॉग्नाइज्ड, मतलब रिकॉर्ड कैसे होगा, एज इनकम और एक्सपेंसेस के तौर पे। तो हमारा कितना लोन है, इतना लोन है। ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस कितना आ गया, इतना आ गया। फिर क्या बोला है, देयरफॉर एंटायर लॉस, ये देखो क्या बोल रहा है, therefore entire loss due to exchange difference amounting 187.50 lakh should be charged to profit and loss account for the year। ठीक है, तो हम लोग उसमें पीएल में चार्ज कर देंगे, लेकिन यहाँ एक चीज बताया है, जैसे कि मैंने बोला द above answer has been given on the basis that the company has not exercised the option of capitalized liable under para ग्राफ यानी पैरा 46A होगा ये वाला ऑफ AS11। however if the company opts to avail the benefit given in para 46A then nothing is required to be done since the company has done the correct treatment, क्योंकि कंपनी ने उसे कैपिटलाइज किया, क्योंकि पैरा 46 से अवेल करने पे अगर हम लोग डिप्रिशिएबल एसेट खरीदने वाले थे उस लिए गए लोन से, तो फिर हमें उसको एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आंसर हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हम लोग का हो गया इलास्ट्रेशन 8। अब इसके बाद 9 तो हम लोग का लास्ट क्लास में हो गया था, और इसके आगे बाकी है, तो ये 7 वाला देखते हैं। तो 7 वाले में ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जो कि हमारा ब्रांच वाला टॉपिक था। जब हम लोगों ने ब्रांच कंप्लीट किया तब हम लोग ये कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं कि क्या क्या पॉइंट रहता है। तो छोटा सा पॉइंट है, जैसे कि फॉरेन ऑपरेशन, ऐसे लिखेंगे फॉरेन ऑपरेशन, मतलब हम लोग का अगर बिजनेस एक्टिविटी फॉरेन में हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग अपने फॉरेन ऑपरेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है ईफो, एक होता है नीफो। वहां भी मैंने बोला था सेम चीज, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन
नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ईफो और नीफो। ठीक है, अब ईफो का मतलब क्या होता है, नीफो का मतलब क्या होता है, हम पहले लिख देते हैं फिर बता देंगे। इट इज ए फॉरेन ऑपरेशन the activities of which are integral part of those of reporting enterprise the business of IFO is carried on as if it is if it उल्टा लिख दिया if it were an extension of the reporting enterprise operations। और इधर लिखना है it is a foreign operation that is not an integral operation the business of NIFO is carried on in subsequently independent way by accumulating cash and other monetary items, incurring expenses, generating income, and arranging borrowing in its own local currency। समझाते हैं इफो और नीफो क्या है, जैसे पहले पढ़ा था ब्रांच में सेम वही चीज ही है।
ईफो का मतलब हो जाता है कि वो फॉरेन ब्रांच जो कि अपने हेड ऑफिस पे थोड़ा डिपेंडेंट होता है। वैसे फॉरेन ब्रांच हमेशा इंडिपेंडेंट ही होता है, फॉरेन ब्रांच कभी भी डिपेंडेंट ब्रांच नहीं होता है। देखो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या था, जो अपना अकाउंट खुद संभाल सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट खुद बनाता है, वो इंडिपेंडेंट। जो नहीं बना पाता है वो डिपेंडेंट। ये हम लोगों ने नॉर्मल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर फॉरेन ब्रांच में भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट कैसे आ गया? देखो फॉरेन ब्रांच में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि अकाउंट्स नहीं संभाल सकता है इसीलिए डिपेंडेंट है। फॉरेन ब्रांच में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है कि अगर कोई फॉरेन ब्रांच अपना डिसीजन जब भी लेता है तो अपने रिपोर्टिंग एंटरप्राइज यानी कि अपने हेड ऑफिस को पूछ लेता है कि भाई मैं ये लोन लूं, मैं ये स्टॉक खरीदूं, ये करूं ना करूं, ठीक है। हर एक चीज के लिए पूछता है, परमिशन लेता है, मतलब खुद डिसीजन नहीं ले सकता है। मतलब उसको डिसीजन लेना है तो हेड ऑफिस से पूछ के लेना है, ठीक है। तब वो होता है ईफो, ठीक है। और अगर खुद अपना सारा काम खुद ही करता है, उसके लिए कोई राय नहीं लेता है हेड ऑफिस से, तो बोलेंगे वो नीफो एक्टिविटी कर रहा है, नीफो ऑपरेशंस पे चल रहा है। और अगर हर बात पे हेड ऑफिस को पूछ के सारा काम करता है तो वो ईफो पे चल रहा है, मतलब वो हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अब देखो वही लिखा हुआ है, इट इज अ फॉरेन ऑपरेशन। ये एक ऐसा फॉरेन ऑपरेशन है, ऑपरेशन यानी जो बिजनेस वहां पर वो लोग कर रहे हैं यानी एक्टिविटी, ठीक है। इट इज अ फॉरेन ऑपरेशन द एक्टिविटीज ऑफ विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दोज रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। मतलब इसका जो भी एक्टिविटीज है वो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज यानी हेड ऑफिस का वो इंटीग्रल पार्ट है। मतलब हेड ऑफिस से जुड़ा हुआ ही, मतलब हर एक बात पे हेड ऑफिस से पूछेगा, मतलब उसका ही एक मतलब क्या बोले, उसका ही एक पार्ट है। इंटीग्रल मतलब क्या, जुड़ा हुआ, ठीक है। तो वो ऐसा काम करता है कि लगता है कि हेड ऑफिस से पूरा पूरा जुड़ा हुआ है फॉरेन ब्रांच, लेकिन उसको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि वो इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वो हर बात पूछ के करता है वो इंडिपेंडेंट ही। क्योंकि विदेश में तो हम लोग जाके स्टॉक प्रोवाइड करेंगे, ये सब करना तो पॉसिबल नहीं होता है। वो वहीं पर सारा चीज खरीदता है, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है, बट डिसीजन के लिए फोन करता है, हर बात को पूछ लेता है, तो इसीलिए ये इंटीग्रल पार्ट हो जाता है हेड ऑफिस का। द बिजनेस ऑफ इफो इज कैरिड ऑन एज इफ इट वेयर एन एक्सटेंशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। इसका बिजनेस देखेंगे, बिजनेस मॉडल जो फॉलो होता है इफो में वो कुछ इस तरीके का है। ऐसा लगेगा कि भाई मेरे हेड ऑफिस का ही एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। कुछ अलग, मतलब नॉर्मली इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो लगना चाहिए ना एक अलग एंटिटी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब ही तो हो जाता है ना कि अलग एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। बट यहाँ पर क्या होता है, ये अलग एंटिटी कम इंटीग्रल पार्ट के तरह ही ज्यादा लगता है, बिकॉज ये हर चीज जो है अपने रिपोर्टिंग एंटरप्राइज यानी हेड ऑफिस से पूछ के करेगा अगर ईफो फॉलो कर रहा है। और अगर कोई फॉरेन ब्रांच नीफो एक्टिविटी फॉलो करता है तो वो कैसा होता है, बोल रहा है कि अगर कोई नीफो फॉलो करेगा तो बोल रहा है इट इज अ फॉरेन ऑपरेशन दैट इज नॉट एन इंटीग्रल ऑपरेशन। लेकिन ये ऐसा फॉरेन ऑपरेशन है जो कि इंटीग्रल नहीं है, मतलब हेड ऑफिस से जुड़ा हुआ हमें बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे कि द बिजनेस ऑफ नीफो इज कैरिड ऑन इन सब्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंट वे। ये अगर देखा जाए तो इनका जो काम है वो पूरा इंडिपेंडेंट तरीके से होता है बाय एक्यूमुलेटिंग कैश एंड अदर मॉनिटरी आइटम। चाहे उससे पैसा जुगाड़ करना हो, लोन लेना हो, या कोई मॉनिटरी आइटम खरीदना हो, ठीक है, वो सारे चीजों का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद ले लेता है। इसके लिए बार बार हेड ऑफिस से कुछ पूछताछ नहीं करता है। इनकरिंग एक्सपेंसेस, अगर कुछ एक्सपेंस करना है, इनकम जनरेट हुआ है, अरेंजिंग बोरिंग मतलब कुछ लोन वोन अरेंज किया इन इट्स ओन लोकल करेंसी। जहां वो ये फॉरेन ब्रांच है वहीं पर जो लोकल करेंसी चलता है उसी के बेसिस पे वो अपना सारा डिसीजन खुद ले लेता है। इनकम जो हुआ उसको कहाँ लगाना है, लोन लेना है कि नहीं, क्या खर्चा करना है, क्या स्टॉक खरीदना है, कैसे पैसा एक्यूमुलेट करना है, कौन से मॉनिटरी आइटम खरीदना है, सारे डिसीजन वो खुद ले लेता है। तो इसे हम लोग बोलेंगे नीफो। नीफो एक्टिविटी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ईफो और नीफो के ऊपर डिपेंड करके कैसे करके रिकॉर्डिंग होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉरेन ऑपरेशन इधर, जो कि दो तरीके का होता है, ईफो और नीफो, ठीक है। पॉइंट वन, एक्सपेंस और इनकम। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक,
फिक्स्ड एसेट, मॉनिटरी आइटम, मॉनिटरी आइटम जैसे हमें पता ही है सारे करंट एसेट लाइबिलिटीज होते हैं, लाइक डेटर हो गया, बीआर हो गया, बीपी हो गया, मतलब बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर। 6 नंबर पे गुड्स सेंट टू हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस बैलेंस, एक्सचेंज डिफरेंस। करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी। अच्छा, ये सब कैसे रिकॉर्ड होगा वो हम लोग लिखेंगे, जैसे कि एक्सपेंसेस या इनकम है, अगर ईफो है तो एक्चुअल रेट, इफ नॉट, अगर अवेलेबल नहीं है देन एवरेज रेट। ये अगर याद करें हम लोग तो ब्रांच में ये चीज ऑलरेडी लिखा हुआ है हम लोग का, नीफो में भी वही एक्चुअल रेट, इफ नॉट देन, मतलब अगर अवेलेबल नहीं है देन एवरेज रेट का यूज करना होता है। क्वेश्चन में हमें दे देगा एवरेज रेट ही देगा, एक्चुअल रेट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि पूरे साल में एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा इनकम या एक्सपेंसेस हो सकता है। ऐसे पर डे कितने सारे इनकम होंगे, पर डे कितने सारे एक्सपेंसेस हो गए। अगर सभी का एक्सचेंज रेट हम लोग लेंगे, मतलब अगर हमें क्वेश्चन में देगा तो क्वेश्चन एक्सचेंज रेट से ही भर जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि देखो 365 डेज में 365 एक्सचेंज रेट से भी ज्यादा होगा, क्योंकि एक दिन में एक इनकम एक एक्सपेंस थोड़ी ना होगा। तो फिर भी अगर हम एवरेज मान लेते हैं कि 100 इनकम 100 एक्सपेंस, डिपेंड करता है कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो 365 दिन में कितने सारे इनकम एक्सपेंसेस होंगे। क्या वो हर एक्चुअल रेट पे रिकॉर्ड करना पॉसिबल है? नहीं। ऐसे हमें क्या देगा क्वेश्चन, हमें एवरेज रेट ही देगा, क्योंकि एज ए क्वेश्चन के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तब तो रेट ही रेट भर जाएगा कि आज, मतलब आज 1 तारीख है, जैसे मान लो आज ही कितने जो रेट चल रहा है, ठीक है, उसमें कितने सारे एक्सपेंसेस इनकम होगा, फिर कल जो कुछ रेट होगा उसके हिसाब से कितने इनकम एक्सपेंसेस हो सकते हैं, 100 200 इनकम एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो वो तो पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए एवरेज रेट क्वेश्चन हमें खुद दे देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक्चुअल रेट का यूज करने का कोई जरूरत पड़ेगा नहीं। और अगर ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है, ईफो है तो ओपनिंग रेट पे रिकॉर्ड होगा, और अगर ब्रांच नीफो एक्टिविटी करता है तो भी ओपनिंग रेट पे होगा। हाँ, ये सब जो कंसेप्ट है, मतलब ये जो रूल्स है, कंसेप्ट क्या बोले, ये रूल्स है कि कौन सा क्या रेट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो वो हम लोग को याद रखना पड़ता है। अब क्लोजिंग स्टॉक का, जैसे अगर ईफो है तो एक्चुअल रेट ब्रैकेट में दे देंगे, इफ नॉट देन क्लोजिंग रेट, इफ नॉट देन क्लोजिंग रेट। एक्चुअल रेट लेना पड़ता है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो क्लोजिंग रेट, और क्लोजिंग स्टॉक का अगर नीफो है तो क्लोजिंग रेट। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का एक्चुअल रेट, और यहाँ पर क्लोजिंग रेट। मॉनिटरी आइटम अगर है तो क्लोजिंग रेट, दोनों ही केस में। गुड्स सेंट टू हेड ऑफिस, ये वाला जो है ये भी एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट। और एक्सचेंज डिफरेंस जो आएगा इस केस में पीएल अकाउंट में जाएगा, इसमें जाएगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। और करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी, क्लोजिंग रेट। ये टेबल हम लोग को याद कर लेना पड़ेगा।
तो फिर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तो याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या है, तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे एक्सपेंस इनकम है तो दोनों में ही देखो एवरेज रेट, ओपनिंग स्टॉक है दोनों में ही ओपनिंग रेट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक है, एक में क्लोजिंग एक में एक्चुअल, तो इफो में एक्चुअल और इसमें क्लोजिंग रेट। फिक्स्ड एसेट एक में एक्चुअल और इसमें क्लोजिंग रेट। देखो क्लोजिंग स्टॉक और फिक्स्ड रेट का कंसेप्ट ये इफो और नीफो दोनों में सेम है। मतलब इफो में भी देखो एक्चुअल रेट और यहाँ पर क्लोजिंग रेट। इस तरीके से थोड़ा सा हमें सोच के कुछ एक पॉइंट की दिमाग में ऐसे हमें रखना पड़ेगा। मॉनेटरी आइटम दोनों क्लोजिंग रेट, ठीक है। गुड्स सेंट टू हेड ऑफिस या हेड ऑफिस का कोई बैलेंस वगैरह है तो दोनों ही एक्चुअल रेट पे। एक्सचेंज डिफरेंस एक पीएल में जाएगा, एक फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व और करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों ही हम लोग का क्लोजिंग रेट में जाएगा। अच्छा, अब इसके हिसाब से हमारा ये इलास्ट्रेशन 7 बना हुआ है, ये हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है बिजनेस हैविंग द हेड ऑफिस इन कोलकाता हैज ए ब्रांच इन यूके, तो यूके में ब्रांच है मतलब फॉरेन ब्रांच हो गया, और हेड ऑफिस जो है कोलकाता है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। मशीन परचेज हुआ था 1/4/2001 को, ये सब हमें दिया हुआ है यूके के जो है यूके का पैसे के साइन पे, ठीक है। तो अब देखो डेटर, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स, ये सब दिया हुआ है। सेल्स, परचेज, वेजेस, सैलरीज, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, डिप्रिशिएशन दे रखा है 10% मशीन पे। प्रिपेयर करने बोला है ट्रायल बैलेंस आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इन इंडियन रुपीज, तो हमें इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देना है, ठीक है, इस ट्रायल बैलेंस को। एक्सचेंज रेट ऑफ पाउंड, मतलब इनका जो मतलब करेंसी है उसका नाम पाउंड। पाउंड ऑन डिफरेंट डेट आर एज फॉलोज, तो 3 डेट हमें दे दिया है, 1/4/2001, 1/4/2003, 31 मार्च 2004। अब हमें जो चाहिए होगा हम लोग उसके हिसाब से करेंगे। अब बात यह है कि हमें ये समझना है कि ये ईफो है कि नीफो है, उसके हिसाब से तो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है ना। ईफो है कि नीफो है वो हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, अब ईफो है कि नीफो वो हम लोग कैसे समझेंगे। देखो क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन क्या कोई हिंट्स है जिससे हम लोग कोई एजम्पशन ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। देखो हमारा इनकम और एक्सपेंसेस जो है ये नहीं, फिक्स्ड एसेट का देख सकते हैं। फिक्स्ड एसेट का अगर हमें परचेज का एक्चुअल रेट दिया हुआ है, मतलब देखो यहाँ पर दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट में मशीन परचेज हुआ था, कब हुआ था 1/4/2001 को। उस दिन जो है हमें एक्चुअल रेट दिया हुआ है कि नहीं वो देखते हैं नीचे 1/4/2001, वो तो हमारा पाउंड है कि इतने पाउंड का खरीदा गया है। तो 1/4/2001 का हमें एक्सचेंज रेट दिया हुआ है जो कि है 61 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम लोग इसको रिकॉर्ड करने जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग इसको कितने में रिकॉर्ड करेंगे फिक्स्ड एसेट को। देखो क्योंकि हमारे पास नॉर्मली फिक्स्ड एसेट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ईफो है तो एक्चुअल रेट पे, नीफो है तो क्लोजिंग रेट पे, ठीक है। तो क्लोजिंग रेट मतलब जिस ईयर में ये फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ था उस ईयर का क्लोजिंग रेट। तो क्योंकि मेरे पास एक्चुअल रेट अवेलेबल है, क्यों एक्चुअल रेट अवेलेबल है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट भी इस रेट पे इस डेट पे खरीदा गया था 1/4/2001, और मुझे 1/4/2001 का रेट गिवन है, तो हम आराम से इसे मान सकते हैं कि इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें ईफो बोल रहा होगा, क्योंकि एक्चुअल रेट पे हम लोग इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, तो क्यों ना हम लोग इसको ईफो मान के करें। क्लोजिंग रेट भी हमारे पास अवेलेबल है ये वाला, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज का ट्रांजैक्शन डेट का रेट दिया हुआ है तो उस पर रिकॉर्ड करना ज्यादा बेटर होगा, तो हम लोग मान सकते हैं कि ये हमारा ईफो है। इसीलिए इसने अपने हेड ऑफिस को इन्फॉर्म किया कि जिस दिन परचेस किए थे उस दिन ये रेट था, तो हम लोग ईफो के एजम्पशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉरेन ऑपरेशन इको, सॉरी क्या मैंने गलत लिख दिया फिर से। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 7, ट्रायल बैलेंस ऑफ फॉरेन ब्रांच कन्वर्टेड इनटू इंडियन
रुपीज एज ऑन डेट दे देंगे जिस दिन हमें ये कन्वर्ट करना है, 31 मार्च 2000। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट कन्वर्जन बेसिस फिर से डेबिट क्रेडिट, ये रुपीज में होगा और ये पाउंड में होगा, तो पाउंड का साइन कुछ ऐसे ई के तरह होता है। अच्छा, क्या क्या है हम लोग लिख लेते हैं। मशीन डेटर ओपनिंग स्टॉक, मशीन डेटर ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। अच्छा, अमाउंट भी लिखते जाते हैं साथ साथ। 5,000, 1,600, 400। 6,100। सेल्स 20,000, परचेज परचेज 10,000। wages salaries cash, wages salaries cash, wages 1,000, 1,200, 3,200, 1,000, 1,200, 3,200। remittance to head office 2,900। हेड ऑफिस अकाउंट और क्रेडिटर, $7,400, 4,000। और हेड ऑफिस अकाउंट इसीलिए है, अगर याद है तो हम लोग जब फॉरेन ब्रांच किए थे, तो जब फॉरेन ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस बना के भेजता है अपने रिपोर्टिंग एंटरप्राइज यानी हेड ऑफिस को, तो फिर वो क्या करेगा, उसमें अपना हेड ऑफिस के साथ जो भी उसका लेन देन होगा उसके लिए वो अपने बुक्स में एक हेड ऑफिस का लेजर ओपन करता है। तो इस वजह से उसके बुक्स में ट्रायल बैलेंस में एक हेड ऑफिस अकाउंट जरूर दिखेगा, और हेड ऑफिस के बुक्स में अगर हेड ऑफिस ब्रांच का अकाउंट मेंटेन करता है तो उस केस में उसे ब्रांच का अकाउंट जो है अपने ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। बस अब देख देख के हमें लिखना है कि अगर हम लोग इफो मान के करते हैं तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, वो टेबल देख के करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एज्यूम नोट दे देते हैं, टू बी इफो एज फिक्स्ड एसेट purchased day rate is given। तो इस वजह से हम लोग इसे ईफो मान के करेंगे।
अच्छा, तो सबसे पहले मशीन, मशीन हम लोग का क्या है, फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट अगर हम लोग ईफो मान के कर रहे हैं तो परचेज डेट का रेट लिख देंगे। तो परचेज डेट का रेट दिया हुआ है 61, ठीक है, तो 61 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे। कौन से बेसिस पे कर रहे हैं यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके, ट्रांजैक्शन रेट, ट्रांजैक्शन डेट का रेट जो कि है 61, ठीक है। अच्छा, अब एक पाउंड अगर, सॉरी 5,000, एक पाउंड अगर 61 है, ये एक पाउंड 61 है, ठीक है, तो इसका मतलब 5,000 पाउंड यानी कितना रुपीज हो जाएगा, तब तो हम लोग यहाँ पर रुपीज में लिखेंगे। तो 5,000 पाउंड यानी कितना रुपीज हो जाएगा, तो डेबिट कॉलम में वो अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो कितना हो रहा है, 3,05,000. 3,05,000। अच्छा, अब मुझे बताओ कि डेटर, डेटर करंट एसेट है, तो करंट एसेट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग रेट पे। दो 67, 31 मार्च 2004 का, ये नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि ये 3 का है, हम लोग ट्रायल बैलेंस कब का बना रहे हैं, 4 का, तो फिर 4 का लेना पड़ेगा। फिर ये क्यों दिया हुआ है देखेंगे, क्यों दिया हुआ है, अगर जरूरत पड़ा तो यूज करेंगे। तो 67, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड होगा 67। तो फिर 67 यानी कितना हो जाएगा, डेटर का वैल्यू 67 इंटू 1600 करने से पता चलेगा 1,07,200. 1,07,200। अच्छा, और ओपनिंग स्टॉक मुझे जितना याद है दोनों का ही ओपनिंग रेट पे होता है, ये याद कर लेना पड़ेगा। अब ओपनिंग रेट कौन सा होगा, देखो, 31 मार्च 2004 एंडिंग है, तो ओपनिंग होगा 1 अप्रैल 2003 यानी 63 हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये दिया हुआ है, तो 63 लेंगे। तो ओपनिंग रेट 63, तो कितना हो जाएगा 63 करके, 25,200. 25,200, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक फिर से, ओ ये तो लिखा ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट। अच्छा, ये वाला गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ये कौन से अमाउंट में होगा, कौन से रेट पे होगा, गुड्स सेंट या फिर रिसिप्ट जो भी है, ये हम लोग का होना चाहिए एक्चुअल रेट पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट हमें वैसे तो नहीं दिया है, बट हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि गुड्स रिसिप्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से जो मतलब गुड्स रिसिप्ट किया था वो पैसा यानी इंडियन करेंसी रुपीज में दिया हुआ है 4,02,000, जिसका वैल्यू पाउंड में 6,100 है। तो हम लोग ये 4,02,000 डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल है लिख देंगे। नॉर्मली क्या होता है, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन मेरे पास जब अवेलेबल है कि जब इंडिया से गुड्स आया, ठीक है, तो फिर ये 4,02,000 का था, तो फिर हम लोग 4,02,000 लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो गया एक्चुअल रेट, यहाँ पर हो जाएगा 4,02,000। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद है हम लोग का सेल्स। तो सेल्स यानी इनकम एक्सपेंसेस में आ रहा है, तो फिर इनकम एक्सपेंसेस एवरेज रेट पे रिकॉर्ड होगा, तो सेल्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा एवरेज रेट पे। तो एवरेज रेट कितना आ जाएगा, एवरेज रेट जो है कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 यानी 63 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 2, तो करके देखना पड़ेगा कि एवरेज रेट कितना आ रहा है। सिक्सटी फाइव आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 65। तो कितना आ जाएगा, 65 इंटू 20 करने से कितना लिखना है, 1,300. 13 लाख, 130 या 36। हम्म, अच्छा, परचेज, परचेज जो है ये भी इनकम एक्सपेंसेस में आ जाएगा, तो ये भी हमारा एवरेज रेट पे होगा 65। 65 इंटू 10,000 मतलब 65,000। 6,50,000. 6 लाख। अच्छा, फिर ये वेजेस, ये भी एक्सपेंसेस है, तो ये भी एवरेज रेट 65, तो ये कितना हो जाएगा 65,000।
अच्छा, सैलरी ये भी एक्सपेंस है, तो एवरेज रेट 65 इंटू 1200। 78,000. 98, ठीक है। अच्छा, कैश, तो कैश यानी करेंट एसेट बोल सकते हैं। क्लोजिंग रेट, तो क्लोजिंग रेट कितना था, अभी लिखा था हम लोगों ने 67, तो 67 में कर दो। 67 इंटू 3200। 2,14,400. 2,14,400। अच्छा, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस मतलब ये एक्चुअल रेट तो दिया हुआ होगा, ये रहा रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ये दिया हुआ है 1,91,000। हेड ऑफिस अकाउंट ये भी दिया हुआ है 4,90,000। उधर जाएगा, इधर, ये इधर है, तो 4,90,000। इसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर का हो जाएगा क्लोजिंग रेट जो कि है 67, तो 67 इंटू 40,000। कत, 2,68,000. 2,68,000, ठीक है। अब दोनों साइड ऐड करेंगे, देखेंगे किधर कम या ज्यादा आ रहे हैं, उसके हिसाब से एक्सचेंज डिफरेंस बुक होगा। तो इधर है मेरा 13 लाख, 4,90,000 और 2,68,000। हम इधर वाला एक बार कर लेते हैं। 13 लाख, 4,90,000 प्लस 2,68,000, तो 20,58 आ रहा है। हम लिख ले रहे हैं, पता नहीं किधर ज्यादा कम आएगा, लेकिन हम तो हटा सकते हैं ना, तो अभी आप लोग मत लीजिए। अब देखते हैं 3,05,000 किधर ज्यादा है। 3,05,000, 1,07,200, 25,200। अच्छा, 4,02, 6,50, 65, 78, 2,14,400, 1,91,000। इधर ही कम आ रहा है, तो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है 20,200 का। यहाँ पर लिखेंगे एक्सचेंज डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर 20,200। बस इस तरीके से रेडी करना है तो हो गया। अब एक्सचेंज डिफरेंस जो है ये हम लोग का पीएल में चला जाता है नॉर्मली, ठीक है। ये देखो एक्सचेंज डिफरेंस पीएल में, ये नॉर्मली नहीं, मतलब ईफो है तो पीएल में चला जाएगा। और अगर ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाता, अगर ये हम लोग ईफो मान के करते, तो ये जो है ये हम लोग का ट्रांसफर टू पीएल होगा इस केस। जस्ट ऐसे ही लिख दिया बताने के लिए। चल, फिर इसके बाद ये हम लोग का हो गया। अब हमारा जो बचा हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एक ही था, वो हम लोगों ने कर लिया। इलास्ट्रेशन 8 तो आज स्टार्टिंग में ही कर लिया। अच्छा, अब 6th नंबर बचा है, पहले 6th नंबर बता देते हैं, थियोरिटिकल है ये। उसके बाद जो है हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो 6th नंबर में क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ब्रांचेस, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई फॉरेन ब्रांच ईफो है, ठीक है, ईफो है, और उसका क्या बता रहा है, एसेट लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंडिचर आर ट्रांसलेट इनटू इंडियन रुपीज। अगर हम लोग उसको इंडियन रुपीज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं एट द प्रीवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर एंड में, सीधा बात है, हम लोग अपना इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं ईफो वाले
फॉरेन ब्रांच का एसेट लाइबिलिटीज और इनकम एक्सपेंडिचर को। द रिजल्टेंट एक्सचेंज डिफरेंस इन केस ऑफ प्रॉफिट इज कैरिड टू अदर लाइबिलिटीज अकाउंट एंड द लॉस इफ एनी इज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कमेंट। बोल रहा है कि अगर ये एक्सचेंज डिफरेंस मतलब अगर एक्सचेंज डिफरेंस निकल के आया, सीधा बात है, अगर हम लोग चेंज करते हैं करेंसी में तो एक्सचेंज डिफरेंस आ सकता है, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में आया। तो बोल रहा है कि जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा अगर प्रॉफिट आया, ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस में, तो बोल रहा है इज कैरी टू अदर लाइबिलिटीज अकाउंट, तो हम लोग उसे कोई लाइबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट को हम लोग क्या दिखाते हैं, ऐसे लाइबिलिटी दिखाते हैं ना, लाइबिलिटी साइड में, मतलब बोल रहा है कि लाइबिलिटीज अकाउंट में दिखा देंगे, और अगर लॉस हुआ तो हम लोग उसे पीएल में चार्ज करेंगे। क्या ये इन्होंने सही बोला है? ये इन्होंने सही नहीं बोला है, क्योंकि अगर देखा जाए हम लोगों ने जो पढ़ा कि हमारा एक्सचेंज डिफरेंस अगर ईफो में आया तो हमारा प्रॉफिट हो या लॉस, वो दोनों ही केस में हमारे पीएल में जाएगा, कोई लाइबिलिटी अकाउंट में नहीं जाएगा। इस चीज को यहाँ पर लिख के बताया है, ठीक है। तो हम पढ़ के समझा देते हैं, आप लोग को अपने हिसाब से लिखना होता है, ठीक है। तो हम लोग 3 स्टेप में आंसर देते हैं हमेशा एस में। पहले तो ये बोलेंगे कि ये एस किस चीज के लिए है और वो क्या बताता है इस रेस्पेक्ट में। बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ईफो ऑपरेशन फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट फॉरेन ब्रांच। जैसे कि मैंने बोला कि ईफो में क्या होता है, वो अपने एक्टिविटीज सारे रिपोर्टिंग एंटरप्राइज से पूछ के करता है। तो डिपेंडेंट फॉरेन ब्रांच शुड बी ट्रांसलेट यूजिंग द प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर डिस्क्राइब इन एस 11। तो इनको जब अपना ट्रांसलेशन करना है, मतलब ट्रांसलेट करना है अपने करेंसी को, तो जो भी रूल्स, प्रिंसिपल, प्रोसेस, प्रोसीड्यूर, जो भी बोलो, जो भी इंग्लिश यूज करे, वो एस 11 के हिसाब से ही हमें करना पड़ेगा। सीधा बात है, पहले हमें ये बताना है कि ईफो है, यानी ऐसा कोई फॉरेन ब्रांच जो कि डिपेंडेंट है, ये जब अपना ट्रायल बैलेंस को ट्रांसलेट करेगा तो इसे क्या करना पड़ेगा, एस 11 के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। द इंडिविजुअल आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन आर ट्रांसलेटेड एज इफ ऑल द ट्रांजैक्शन हैड बीन एंटर्ड इनटू बाय द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इटसेल्फ। बोल रहा है इंडिविजुअली अगर कोई आइटम हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए फॉरेन ऑपरेशन आर ट्रांसलेटेड, मतलब जो फॉरेन ऑपरेशंस कर रहा है, मतलब फॉरेन ब्रांच अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डेटा को एक एक इंडिविजुअल आइटम को जो लिख रखा है, ठीक है, उसको जब ट्रांसलेट किया जाएगा एज इफ ऑल इट्स ट्रांजैक्शन हैड बीन एंटर्ड इनटू बाय द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इटसेल्फ। मतलब बोल रहा है इंडिविजुअल आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए फॉरेन ऑपरेशंस, फॉरेन ऑपरेशंस यानी फॉरेन ब्रांच का हर एक इंडिविजुअल आइटम, ठीक है, जो दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा इफ ऑल इट्स ट्रांजैक्शन हैड बीन एंटर्ड इनटू, अगर वो सारे ट्रांजैक्शंस हेड ऑफिस ने भी रिकॉर्ड किए हैं। मतलब सीधा बात है कि सारे आइटम को ही हमें ट्रांसफर करना होता है, ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल होगा। फिर बोल रहा है individual item in the financial statement of foreign operation are translated at the actual rate on the date of transactions। बोल रहा है कि जिस दिन जो transactions date है, उस transactions date का अगर हमें actual rate पता चले तो हर एक individual item को हमें actual rate पे ही जो है ट्रांसलेट करना होता है। फॉर प्रैक्टिकल रीजन ए रेट दैट अप्रोक्सीमेट्स द एक्चुअल रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑफन यूज्ड। फॉर एग्जांपल एन एवरेज रेट फॉर ए वीक और month may be used for all transaction in each foreign currency during the period। क्या बोला है, लेकिन देखो हम लोग क्या चाहेंगे कि आज मैंने ये चीज खरीदा तो इस आज का रेट जो था उस पे रिकॉर्ड कर ले, ठीक है, मतलब हर चीज को अगर एक्चुअल रेट पे रिकॉर्ड करना चाहे तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। बोला इंडिविजुअल आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन आर ट्रांसलेटेड एट द एक्चुअल रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली क्या किया जाता है, फॉर प्रैक्टिकल रीजन ए रेट दैट अप्रोक्सीमेट मतलब एवरेज, अप्रोक्सीमेट मतलब एवरेज रेट को हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल रेट मान के date at the date of transaction is often used। For example, an average rate for a week or for a month may be used for all transaction in each foreign currency during the period। मतलब बोल रहा है कि हर एक केस में एक्चुअल रेट तो फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वीक का एवरेज निकाल लिया, ये मंथ का एवरेज निकाल लिया, फिर उस एवरेज रेट को यूज कर सकते हैं हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए। द फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम, ठीक है, अगर कोई मॉनिटरी आइटम है जैसे कि कैश, रिसीवेबल, पेबल, शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द क्लोजिंग रेट at
ईच बैलेंस शीट डेट। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि अगर मेरा मॉनिटरी आइटम है तो बैलेंस शीट डेट पे वो क्लोजिंग डेट पे रिकॉर्ड होगा, और अगर नॉन मॉनिटरी आइटम है जैसे कि फिक्स्ड एसेट, इन्वेंटरीज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर व्हिच आर कैरिड इन टर्म ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट denominated in foreign currency should be reported using exchange date at the, ये exchange rate होगा एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर देखोगे तो स्टार्टिंग में लिख पाया हुआ था कि अगर कोई नॉन मॉनिटरी आइटम है तो उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, बोल रहा है कि विच आर कैरिड इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल डिनोमिनेटेड इन ए फॉरेन करेंसी शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ, मतलब उसमें कैसे रिकॉर्ड होता है, जिस दिन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे जो रेट था उसी पे रिकॉर्ड होता है। जैसे यहाँ पर जो मेरा मॉनिटरी आइटम है उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में तो मेरा स्पॉट रेट यानी ट्रांजैक्शन रेट पे रिकॉर्ड होता है, उसके बाद बैलेंस शीट डेट पे रिकॉर्ड होता है। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है ना, स्टार्टिंग में भी मेरा ट्रांजैक्शन रेट पे और यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन डेट के दिन जो रेट होता है उस पे होता है। दस द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द tangible fixed asset is translated using the exchange rate at the date of purchase of the asset if the asset is carried at cost। बोल रहा है कि अगर एसेट कोई फिक्स्ड एसेट अगर कॉस्ट में कैरी कर रहे हैं मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑफ द टेंजिबल एसेट इज ट्रांसलेट, तो बोल रहा है उस एसेट का कॉस्ट को जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंडियन रुपीज में या फिर उसके डिप्रिसिएशन को जब ट्रांसलेट करेंगे इंडियन रुपीज में, तो हम लोग एक्सचेंज रेट जो यूज करेंगे वो एट द डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट इफ एसेट इज कैरीड एट कॉस्ट। अगर कॉस्ट पे कैरी हो रहा है तो हमें वो रेट लेना होगा जो रेट जिस डेट पे वो खरीदा गया था वो रेट। देखो ये सारा चीज हम लोगों ने ना स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। ये मॉनिटरी आइटम का क्या रूल्स है, नॉन मॉनिटरी आइटम का क्या रूल्स है, ठीक है। फिर यहाँ पर मॉनिटरी आइटम में एसेट नॉट कवर्ड अंडर, ये वाला ये भी लिखा हुआ था, अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे, ये भी लिखा हुआ है कि फिक्स्ड एसेट का जो है वो अगर कॉस्ट पे कैरी ऑन हो रहा है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे जो रेट था उस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इफ फिक्स्ड एसेट इज कैरीड एट फेयर वैल्यू, लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट फेयर वैल्यू पे हो रहा है ट्रांसलेशन शुड बी डन यूजिंग द रेट existed on the date of valuation। लेकिन अगर हमें किसी कारण से फिक्स्ड एसेट को फेयर वैल्यू पे लेना पड़ा, ठीक है, जैसे कॉस्ट और एनआरवी, हाँ मुझे याद आ गया लिखा हुआ है, यहाँ नहीं इस पेज में लिखा हुआ है, दिखाती हूँ। फेयर वैल्यू है ये लिखवाया है, मुझे तो याद आ रहा है मैंने लिखवाया। कहीं तो लिखवाया है। और ट्रांजैक्शन शुड भी, ये सारे जो वहां पर स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं, मतलब पूरे रूल्स को एक्सप्लेन किया है ना आंसर। इसके अंदर एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन रिपोर्टिंग लॉन्ग टर्म एप्लीकेबल ऑफ द पैरा ऑप्शनल, ये एसेट और लायबिलिटी शुड बी, asset or liability is expressed in foreign currency and has a term of 12 months or more date of origination of the asset or liability if related to depreciable asset or other। पता नहीं मुझे दिख नहीं रहा, बट मुझे जितना लग रहा है लिख पाया, अगर नहीं लिख पाया तो लिखवा देंगे। देखो यहाँ पर
रूल्स ये था फिक्स्ड एसेट के लिए कि फिक्स्ड एसेट को अगर बाय चांस हमें फेयर वैल्यू में लेना पड़ा, फेयर वैल्यू में मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने बहुत पहले कोई एसेट खरीदा है, उसको हम लोग कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, जैसे मैंने एक एसेट मान लो 10 लाख का खरीदा था, आज उसका मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब नियरेस्ट मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं, वो मार्केट वैल्यू के मतलब मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा अलग दिख रहा है, ठीक है, या तो बहुत कम दिख रहा है या तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, तब हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन करके फिर हम लोग उसको जरूरत पे फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं। तो अगर हमें एसेट को फेयर वैल्यू पे दिखाना पड़ा, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, ट्रांसलेशन शुड बी डन यूजिंग द रेट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन, मतलब जिस दिन फेयर वैल्यू में वैल्यूएशन किया गया उस दिन का रेट लेना पड़ता है, और अगर कॉस्ट में कैरी हो रहा है तो जिस दिन परचेज हुआ उस दिन का ट्रांसलेशन जो है रेट लेना पड़ता है। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इज ट्रांसलेटेड एट द एक्सचेंज रेट that existed when the cost of inventory was incurred, and realized value is translated applying exchange rate when realized value is determined, which is generally closing rate. तो इन्वेंट्री यानी स्टॉक के लिए क्या रूल्स है, बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इज ट्रांसलेटेड, इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब जिसमें हम लोगों ने उस इन्वेंट्री को खरीदा था उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है उस एक्सचेंज रेट पे दैट एग्जिस्टेड व्हेन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वाज इनकर्ड, जब इन्वेंट्री कॉस्ट इनकर्ड मतलब जिस दिन हम लोगों ने इन्वेंट्री खरीदा था उस दिन जो रेट था उस पे ट्रांसलेट करना पड़ता है, और रियलाइजेबल वैल्यू पे हमें ट्रांसलेट करना पड़ सकता है, मतलब एनआरवी पे इज ट्रांसलेटेड अप्लाइंग एक्सचेंज रेट व्हेन रियलाइजेबल वैल्यू इज डिटरमाइंड। जैसे मान लो मेरे पास एक स्टॉक है 10 रुपए का, लेकिन उसका रियलाइजेबल वैल्यू है 9 रुपए, मतलब मार्केट में 9 रुपए में बिक सकता है, फिर AS2 आ जाएगा, कॉस्ट और एनआरबी विचएवर इज लोअर, तो 9 पे रिकॉर्ड हुआ ना, तो रियलाइजेबल वैल्यू पे अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रहा है, तब हमें कैसे करके ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तब हमें वो एक्सचेंज रेट अप्लाई करना पड़ेगा जो रियलाइजेबल वैल्यू डिटरमाइन करते वक्त जिस उस दिन जो रेट था, यानी नॉर्मली क्लोजिंग रेट दिखेगा, ठीक है। फिक्स्ड एसेट के लिए भी सेम वही है, ये देखो कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द tangible fixed asset is translated using exchange rate at the date of purchase of the asset, जिस दिन खरीदा था उस दिन एसेट का जो कॉस्ट था, जो वही डेप्रिसिएशन पे वही रेट लगेगा, और एसेट के कॉस्ट पे भी वही ट्रांसलेटेड रेट लगेगा इफ एसेट इज कैरीड एट कॉस्ट, अगर कॉस्ट पे कैरी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ा, ठीक है, कि मान लो मैंने एक एसेट को 10 रुपए में रिकॉर्ड कर रखा है, उसका मार्केट वैल्यू अभी चल रहा है 90 रुपीज, तो इतना चेंजेस, ठीक है, जैसे कि AS10 में हम लोगों ने देखा हुआ है, तो वैसे ही तो यहाँ पर जो है इतना जो चेंजेस है इसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं ना, तो रिवैल्यूएशन करके हम लोग एसेट का वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे मतलब फेयर वैल्यू के साथ ऐड पर करने के लिए। तो इफ द फिक्स्ड एसेट इज कैरीड एट फेयर वैल्यू, ट्रांसलेशन शुड बी, तब मेरा ये 90 में रिकॉर्ड, मतलब हम अपने एसेट को 80 रुपीज से रिवैल्यूट कर देंगे, तब क्या होगा, वो रेट लेना पड़ेगा जिस दिन ये फेयर वैल्यू डिसाइड हुआ था। तो सेम चीज, ठीक है, इन्वेंट्रीज के लिए हम लोग बोलेंगे रियलाइजेबल वैल्यू, और इसके लिए हम लोग बोलेंगे फेयर वैल्यू। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैंने लिखवाया टेबल में। Exchange difference arising on the translation of the financial statement of foreign operation may have tax effect, which should be dealt as per AS22 accounting for taxes on income। मतलब क्या बोल रहा है, जो exchange difference आता है ट्रांसलेशन होने पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कोई भी फॉरेन ऑपरेशंस का, ठीक है, मतलब फॉरेन में कोई ब्रांच है, उसने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजा, फिर हम लोगों ने उसे ट्रांसलेट किया, तो एक्सचेंज डिफरेंस के कारण जो भी दिख रहा है उसका वजह से हमारे टैक्स में भी इंपैक्ट आएगा। क्यों आएगा, जैसे मेरा एक्सचेंज डिफरेंस में लॉस हुआ तो लॉस दिखेगा, लॉस रिकॉर्ड करेंगे तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, तो फिर टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ज्यादा हुआ तो फिर प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो वो ये चीज कहाँ डील होता है, AS22 में डील होता है, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। मतलब ये जो हमारा टैक्स कम देना पड़ेगा ज्यादा देना पड़ेगा, इसके बारे में डील कहाँ हो जाएगा, AS22 में डीलिंग्स होता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है। दस द ट्रीटमेंट बाय मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसलेटिंग ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ब्रांचेस एट द प्रीवेलिंग रेट एट द ईयर एंड, एंड ऑल्सो द ट्रीटमेंट ऑफ रिजल्टेंट एक्सचेंज डिफरेंस इज नॉट इन कॉन्सुएंस विथ AS11। बट इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया है कि सारे एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर को हम लोग प्रीवेलिंग रेट पे रिकॉर्ड कर देंगे, और एक्सचेंज डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, ऑल्सो द ट्रीटमेंट, इन्होंने ट्रीटमेंट एक्सचेंज डिफरेंस का क्या किया था, यहाँ पर बोला है कि इन्होंने PL में ट्रांसफर किया था शायद, इफ एनी इज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ PL, ये इन्होंने
सही नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मतलब क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोग लाइबिलिटीज में भेज देंगे और लॉस हुआ तो हम लोग पीएल में भेज देंगे, ऐसा तो कोई रूल्स है ही नहीं। तो इन्होंने जो फॉलो किया है एक्सचेंज डिफरेंस के लिए रूल्स, वो तो गलत है ही, ठीक है। और जो ट्रांसलेशन किया है वो भी गलत है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ट्रांसलेशन कैसे किया है, बोल रहा है ईयर एंड पे जो रेट है उस पे सारे एसेट लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस को ट्रांसलेट कर दिया है, बट हमारा रूल्स तो वो नहीं है ना। तो मैंने ये पढ़ के बता दिया, आप लोग कैसे लिख सकते हैं, आप लोग ये टेबल को फॉलो करके लिख सकते हैं कि अगर हमारा एक्सचेंज डिफरेंस रिकॉर्ड करना होता है तो हम लोग किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे एसेट लाइबिलिटीज का रूल्स, जैसे ईफो का बोला है ना, तो एसेट लाइबिलिटीज के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे करंट एसेट करंट लाइबिलिटी के लिए क्लोजिंग रेट होता है, अगर हमारा कोई फिक्स्ड एसेट है तो एक्चुअल रेट होता है, और इनकम एक्सपेंसेस के लिए एवरेज रेट होता है। तो ये पैरा में लिखा क्या था पता है, इतना सारा चीज लिखा हुआ था, अगर एक बार घर पे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। सबसे पहले ये लिखा हुआ था कि अगर हमारा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है हमारे पास ईफो का, ठीक है, ईफो का मतलब ऐसा फॉरेन ब्रांच जो कि डिपेंडेंट है, तो उसके जो भी उसमें आइटम है, इंडिविजुअल आइटम, उसको ट्रांसलेट करने का एस 11 का अपना रूल्स रेगुलेशंस है, हमें वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो इन्होंने बोला ना कि एसेट लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस, तो इन्होंने पहले इनकम एक्सपेंसेस के बारे में बताया कि इंडिविजुअल आइटम अगर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अवेलेबल है तो हम लोग एक्चुअल रेट पे ही उसे ट्रांसलेट करने का कोशिश करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है। तो बस तो हम लोग एक एवरेज रेट यानी कि कोई वीकली या मंथली एवरेज रेट ले सकते हैं, फिर ट्रांसलेट कर सकते हैं सारे एसेट लाइबिलिटीज को। और अगर मॉनिटरी आइटम है तो फिर वो क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। और अगर नॉन मॉनिटरी, ये देखो एक्सपेंसेस इनकम, और देखो उसके बाद अगर कोई मॉनिटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हम लोग का कोई नॉन मॉनिटरी आइटम है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बोल रहा है कि कॉस्ट में यहाँ पर बोला है कि विच आर कैरिड इन टर्म ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट रिटर्न, मतलब जिस रेट पे वो खरीदा गया। जैसे नॉन मॉनिटरी आइटम में ये फिक्स्ड एसेट, ये देख लो, ये मेरा क्या है, नॉन मॉनिटरी आइटम है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो नॉन मॉनिटरी आइटम अगर है तो फिर इसका क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल रेट पे रिकॉर्ड होता है, मतलब जिस दिन ये एक्वायर हुआ था वही चीज लिखा हुआ है, विच आर कैरिड इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जिस पे रिकॉर्ड हुआ है, डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, डिनोमिनेटेड मतलब उसको एक्सचेंज करना, चेंज करना, शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द एक्सचेंज डेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन डेट का रेट लेना पड़ता है। और बाई चांस अगर एसेट को फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड करना पड़ा तो फेयर वैल्यू जिस दिन डिटरमाइन हुआ वो रेट लेना पड़ता है। और इन्वेंट्री के केस में अगर इन्वेंट्री जिस दिन खरीदा था उस दिन का रेट लेना पड़ेगा, और बाई चांस अगर इन्वेंट्री का हमें जो है वैल्यूएशन एनआरबी पे करना पड़ा तो फिर हम लोगों को क्लोजिंग रेट लेना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली क्लोजिंग रेट लेते हैं, तो एक्सचेंज डिफरेंस जो आता है वो हम लोग पीएल में चार्ज करते हैं, ठीक है। और ये इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट लॉस में इंपैक्ट आता है, और टैक्स हमें टैक्स में भी इंपैक्ट आएगा। तो फिर हमारा वो जो टैक्स वाला रूल्स है वो ये 22 में एप्लीकेबल होता है। इस क्वेश्चन में इन्होंने जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किया कि सारे एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर को प्रीवेलिंग रेट पे रिकॉर्ड कर देंगे, ये गलत है। और जो एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रीटमेंट इन्होंने बोल रखा है कि प्रॉफिट हुआ तो लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस हुआ तो मतलब लॉस हुआ तो हम लोग पीएल में देंगे, ये भी गलत है। बस इतना ही हमें यहाँ पर लिखना है। अच्छा, अब हम लोग जो है नेक्स्ट दो क्वेश्चन बचा है, इलास्ट्रेशन 4 और 5, 4 और 5 जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो ये देख लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर लिखेंगे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। पहले लिख देते हैं फिर समझाएंगे। इट मीन्स एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसीज एट ए फॉरवर्ड rate. Forward rate is the specified rate
for exchange to currencies at a specified future date. So next, for trading on speculation purpose. Gain or loss recognized in statement of PL for the period. The premium or discount on the forward exchange contract is not recognized separately at each balance sheet. At each balance sheet date, the value of the contract is marked to its current market value and the gain or loss on the contract is recognized. Non for trading or speculation. Premium or discount amortize as expense or income over the life of contract and recognized separately. ठीक है, ये सारा चीज समझा देंगे क्या लिखा है। ठीक है, एक पहले एग्जाम्पल लेते हैं तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एबीसी लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड क्या हो गया? एबीसी लिमिटेड हो गया एक कंपनी। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या किया है? फॉरेन पीपीई $1 lakh परचेज
on the date exchange rate is $70 ₹1. Payment should be made after 6 months. And on that may be ₹1 $90. ठीक है, पहले इतना बता दें। मैंने यहाँ पर लिखा है कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने एक फॉरेन से एक पीपी मतलब कोई फिक्स्ड एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसको आजकल फिक्स्ड एसेट को पीपी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरेन से कोई पीपी खरीदा है, ठीक है, कितने का, $1,00,000 का। ये मैंने जस्ट एग्जांपल को मतलब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लिख दिया है, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि क्या लिखा है, उतना लैंग्वेज सही नहीं किया है। फॉरेन से पीपी लिया है, $1,00,000 का परचेस किया है, और जिस दिन परचेस किया है ऑन द डेट एक्सचेंज रेट कुछ ऐसा था कि ₹1 70 अच्छा, ये मैंने ₹1 ये रुपीज होगा, ठीक है। उस दिन ₹1 यानी $70 चल रहा था। अब हम लोगों ने जो एसेट खरीदा है वो क्रेडिट में खरीदा है मान लो, ठीक है। तो अब मुझे पैसा देना पड़ेगा उस एसेट का कुछ दिन बाद। तो पेमेंट कब करना पड़ेगा? 6 महीने बाद। जो एसेट खरीदा $1,00,000 का, उसका रेट चेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने लिखा, मान लो कि रेट हो गया है $1 $90, ठीक है। तो फिर इसका मतलब जब पेमेंट करने जाएंगे तो हमारे कितना लॉस हो जाएगा पर रुपीज में हमारा लॉस हो जाएगा 20 पर डॉलर, ठीक है। 20 पर डॉलर का जो है, सॉरी, ₹20 प्रति डॉलर ₹1 पे, ठीक है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ₹1 का वैल्यू ₹20 से और बढ़ गया। मुझे पहले ₹1 का मतलब 70 बेयर करना था, अब ₹1 का मतलब 90 बेयर करना है। मतलब मुझे $20 ज्यादा बेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ₹1 में। तो ये लॉस होगा, ठीक है। ये 6 महीने बाद ये लॉस होगा। तो इस केस में ऐसा किया जा सकता है कि ये जो एबीसी कंपनी है, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा होता है, ठीक है। ये किसी थर्ड पार्टी के साथ, जैसे कि मान लो थर्ड पार्टी का नाम है एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए, ठीक है। थर्ड पार्टी से ये कंपनी क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट में ये बोलेगी कि एबीसी लिमिटेड, मान लो कॉन्ट्रैक्ट में एबीसी लिमिटेड ने क्या करना है, आफ्टर 6 मंथ्स जो है मिस्टर ए, ऐसे कर देते हैं, एबीसी लिमिटेड में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए है थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी कौन है? मिस्टर ए। वो कॉन्ट्रैक्ट करे एबीसी लिमिटेड से, क्या कॉन्ट्रैक्ट करे? आफ्टर 6 मंथ्स एबीसी लिमिटेड, ऐसे लिख देते हैं, नीड $1,00,000, ठीक है। अब लेकिन उन्होंने ऐसा एक डील कर लिया एट एक्सचेंज रेट, मान लो $72, और ये फिक्स्ड कर लिया। मतलब देखो, ये जो एबीसी लिमिटेड है, इन्होंने फॉरेन से एक फिक्स्ड एसेट खरीदा था जो जिसका पेमेंट उन्हें 6 महीने बाद करना था। $1,00,000 का इन्होंने फिक्स्ड एसेट खरीदा है, और जब खरीदा तब रेट चल रहा था ₹1 70। अब जब पेमेंट करने जाएंगे, हो सकता है कि वो 70 के जगह $90 हो जाए, तो इनको ₹20 का, एक एक रुपए पे लॉस हो जाएगा, $20 का। अच्छा,
तो फिर इन्होंने क्या किया, एक थर्ड पार्टी मिस्टर ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या बोला कि मुझे 6 महीने बाद ना $1 लाख चाहिए, ठीक है, क्या आप मुझे $1 लाख दोगे, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। क्या है, ये जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने मिस्टर ए को ऑफर किया कि उस दिन एक्सचेंज रेट कुछ भी हो, हम आपको $1 लाख का $72 के हिसाब से जो है एक्सचेंज रेट मानेंगे, चाहे उस दिन 72 से कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। अगर 72 से ज्यादा हुआ तो आपका बेनिफिट, अगर कम हुआ तो मेरा बेनिफिट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर ऐसा डील होता है, मिस्टर ए मान जाता है, तो उस केस में एबीसी कंपनी का जो लॉस है वो कितने रुपए करके हो जाएंगे, 72 माइनस 70, यानी ₹2 जो है, $2 पर रुपीज में इनका लॉस होगा, जो कि 20 हो रहा था। तो इसको बोलते हैं फ्यूचर में कुछ मतलब फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, इसे ही बोलते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में मुझे इतना रुपए चाहिए, तो मैंने क्या किया, अभी से डील कर लिया किसी के साथ कि भाई तब फ्यूचर में डॉलर का भाव कुछ भी हो, हम लोग तो $72 के हिसाब से ही अपना ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो इट मीन्स एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसीज एट ए फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट का मतलब जिस रेट पे, ये जैसे कि यहाँ पर ये 72 मेरा क्या है, 72 मेरा फॉरवर्ड रेट है, ठीक है। इस रेट पे हम लोगों ने करेंसी का क्या कर लिया है, यहाँ पर एग्रीमेंट कर लिया है करेंसी एक्सचेंज करने का, ठीक है। फॉरवर्ड रेट इज द स्पेसिफाइड रेट फॉर एक्सचेंज टू करेंसीज एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, ठीक है। फ्यूचर डेट पे जब ये $1 लाख का, मतलब ये मिस्टर ए जब इन्हें $1 लाख देंगे तो किस हिसाब से होगा, ठीक है, वही एग्जांपल हो गया। तो फॉरवर्ड रेट का मतलब एक स्पेसिफाइड रेट या फिक्स रेट बोल सकते हैं, जिस रेट पे हम लोग फॉरेन करेंसी को फ्यूचर में एक स्पेसिफाइड टाइम पे जो है एक्सचेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो हमारा थर्ड पॉइंट था। अब ये करने का रीजन, दो रीजन से हम लोग ये कर सकते हैं, ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन पर्पस, नॉन ट्रेडिंग, नॉट फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन, ठीक है। ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस में क्या होता है, देखो ट्रेडिंग का मतलब हो गया, जैसे पहले हम नॉन ट्रेडिंग का बताते हैं, और स्पेकुलेशन बोल रहे प्रीमियम और डिस्काउंट एमोटाइज। अच्छा, यहाँ तो सिर्फ रूल्स बता दिया, तब क्या होगा, तो मतलब मुझे यहाँ पढ़ना पड़ेगा। बोल रहा है कि अगर ट्रेडिंग पर्पस से हम लोग ये करते हैं तो गेन और लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। तो बोल रहा है कि स्पेकुलेट हम लोग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उससे हमें कोई गेन या लॉस होता है तो वो हमें पीएल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लॉस हो रहा है 2 करके, तो ये हमारी पीएल में रिकॉर्ड हो जाएगा। द प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली। यहाँ पर हमें जो प्रीमियम या डिस्काउंट होगा वो अलग से रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं होगा। प्रीमियम या जो है डिस्काउंट क्या है वो भी दिखाते हैं। At each balance sheet date, the value of the contract is marked to its current market value and gain or loss on the contract is recognized. हम समझाते हैं, ये एक क्वेश्चन करने से समझ में आ जाएगा, 2 क्वेश्चन है वो करने से ही समझ में आ जाएगा। तो पहले हम इलास्ट्रेशन 4 दिखा देते हैं, क्या बोला है, देखो इलास्ट्रेशन 4। तो इलास्ट्रेशन 4 में बोल रहा है कि राउ लिमिटेड परचेज ए प्लांट फॉर $1 लाख। तो इन्होंने एक प्लांट खरीदा है जो कि $1 1 लाख रुपए से, ऑन 1 Feb 2001, पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स बाद ये पेमेंट करना है। कंपनी एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ्स एट द रेट ऑफ 49.15 पर डॉलर। तो इन्होंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर डाला होगा किसी थर्ड पार्टी से, और वहां पर इन्होंने डॉलर का वैल्यू कैसे डिसाइड किया है, $1 49.15। तो ये इनका फॉरवर्ड रेट हो गया। इस रेट पे इन्होंने फिक्स्ड किया है कि 3 महीने बाद जब इन्हें $1 लाख चाहिए, तब डॉलर का भाव कुछ भी क्यों ना हो रुपीस के साथ अगर देखा जाए, तो ये 49.15 पे डील कर लेंगे। एक्सचेंज रेट पर डॉलर ऑन 1 Feb, मतलब जिस दिन एसेट खरीदा गया था वो था 48.85, मतलब ये मेरा स्पॉट रेट है। ट्रांजैक्शन रेट को स्पॉट रेट बोलते हैं, ये मेरा स्पॉट रेट हो गया, और 49.15 मेरा फॉरवर्ड रेट हो गया, ठीक है। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ राउ लिमिटेड। तो हम लोग कैसे इसे रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके। तो हम लोगों ने जब खरीदा तो 48.85 के हिसाब से लिया है। तो हमारा जो यहाँ पर स्पॉट रेट है, ऐसे लिखते हैं फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट। फॉरवर्ड रेट है 49.15 और स्पॉट रेट है 48.85।
48.85, ठीक है। तो मैंने 48.85 के हिसाब से लिया, ठीक है, और फॉरवर्ड रेट है मेरा 49.15, तो मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस? मतलब डिफरेंस देखते हैं, तो बोलो प्रॉफिट है कि लॉस? मैंने जब कोई चीज खरीदा तो एक डॉलर मेरा 48.85 रुपीज के हिसाब से हुआ, मतलब एक डॉलर यानी 48.85। लेकिन जब मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो मैंने किया है $1 49.15 करके किया है, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है पहले ये बताओ, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 30 पैसा, ठीक है। ये मेरा डिफरेंस कितने का आ रहा है? 30 पैसा आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या कम पे करना पड़ेगा कि ज्यादा पे करना पड़ेगा, ये बताओ। देखो मेरा बेनिफिट है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? जब मैंने एसेट खरीदा तो मैंने कैसे खरीदा? $1, डॉलर है ना, $1 48.85 के हिसाब से लिया है, ठीक है। अब मैंने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसने बोला है कि हम $1 49.15 करके मानेंगे, ठीक है। तो मुझे जब ये फिक्स्ड एसेट के लिए पैसा जरूरत होगा तो हम उस थर्ड पार्टी जिससे कॉन्ट्रैक्ट की उसके पास जाएंगे, तो वो मुझे क्या करेगा? $1 इतना रुपए देगा, $1 का मुझे इतना रुपए देगा, ठीक है। और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कुछ इस तरीके से। अब मान लो मेरा अगर एसेट का वैल्यू $1 ही होता, मान लो कि मेरा एसेट का वैल्यू $1 ही होता, अब मुझे कितना पेमेंट करना है वो तो मुझे नहीं पता, कि पेमेंट डेट पे डॉलर का क्या चेंजेस है वो मुझे नहीं पता, बट मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ये रेट पता चल गया है। कि वो तो देखो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पता करना ही पड़ेगा ना कि मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो क्या रेट बोल रहा है। तो राउत के साथ जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बोला है 49.15 करके मानेंगे $1, ठीक है। $1 का बदले इतने रुपए मानेंगे, तो बोलो इसमें 0.30 जो आया ये हम लोग का क्या आया? हमारे तरफ से क्या आया है? इस कंपनी की तरफ से, राउ लिमिटेड के तरफ से ये क्या आया है? प्रीमियम या डिस्काउंट? ये पूछ रहे हैं। प्रीमियम या डिस्काउंट यहाँ पर है ना, प्रीमियम। द प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो बोलो ये प्रीमियम है कि डिस्काउंट है? प्रीमियम मतलब अगर हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा, और डिस्काउंट मतलब अगर हमें कम देना पड़ेगा। तो अगर $1 का वैल्यू, $1 का वैल्यू 49.15 हो जाएगा 48.85 से, तो हमारे लिए क्या हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है कि कम पेमेंट करना पड़ रहा है? मतलब हम सीधा ये बोलना चाह रहे हैं, ऐसे समझो ना, मुझे $1 लाख पे करना है, तो अगर $1 48.85 है, ठीक है, और मान लो जिस दिन पेमेंट करने गए उस दिन भी ये रेट होता फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे ये $1 लाख को अगर रुपीज में कन्वर्ट करना है इस रेट से, तो मुझे बोलो कितना पैसा मेरे हाथ में चाहिए? मुझे इस प्लांट का पेमेंट करने के लिए मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए? अगर $1 लाख मुझे पे करना है किसी को, और $1 48.85 है, तो मुझे कितने रुपए पे करना पड़ेगा? $1 यानी इतना, तो $1 लाख यानी कितना रुपीस कैसे निकालोगे? लो, तब तो हम बता सकेंगे ना प्रीमियम या डिस्काउंट कैसे समझोगे, वही तो हम बता रहे हैं। अगर $1 48.85 है तो $1 लाख मतलब कितना रुपीस हो जाएगा? ये तो बता ही सकते हैं हम लोग। $1 মানে যদি 48.85 হয় তাহলে $1 লাখ মানে কত টাকা? हेलो। अच्छा, कोई नहीं है, इससे भी कोई नहीं बता है, कोई बात नहीं। लैपटॉप हैंग कर
तो जो हम बता रहे थे, पता नहीं शायद बाकी लोग कहाँ गए, डोंट नो, बट देखो सीधा बात है कि अगर $1 इतना है तो $1,00,000 कितना हो जाएगा, 48.85 इंटू 1 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब 4885 और पीछे 5 जीरो और 2 जीरो कट जाएगा, मतलब इतना। ठीक है, और अगर वही 49.15 हो गया तो 4915,000, मुझे इतना पैसा पे करना पड़ेगा। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा पे करने का मतलब हो जाएगा मेरा प्रीमियम। ठीक है, एक्स्ट्रा पे करने का मतलब मेरा हो जाएगा प्रीमियम। तो इसका मतलब मेरा ये प्रीमियम हो। ठीक है, प्रीमियम। अच्छा, तो मेरा टोटल कितना प्रीमियम हो जाएगा, मतलब टोटल एक्सपेंस, मुझे टोटल कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 0.30 करके $1,00,000 पे मुझे पे करना पड़ेगा। तो फिर मेरा 30,000 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस लॉस को मुझे कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैंने ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था ये स्पेकुलेशन पर्पस से किया था कि नॉन स्पेकुलेशन पर्पस से किया था। ठीक है, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कि ये मैंने क्या किया है, ये मैंने ट्रेडिंग पर्पस से किया है। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब बिजनेस के पर्पस से। जैसे मैंने ये एक एसेट खरीदा था, ये जो क्वेश्चन था एसेट खरीदा था, उसके लिए मैंने किया है। ठीक है, एसेट खरीदा था उसके लिए मैंने ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो ये मेरा बिजनेस पर्पस से, तो ट्रेडिंग तो यानी स्पेकुलेशन पर्पस से। तो उस केस में देखो फिर मुझे क्या करना चाहिए, इस 30,000 को लिखा हुआ है रूल्स अभी हम बता देंगे, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ओवर द पीरियड, जितने पीरियड के लिए ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 3 मंथ्स के लिए। कब से, ये देखो 1 Feb 2001 से, ये देखो 1 Feb 2001 से लेके, ठीक है, 3 मंथ्स यानी कब तक हो जाएगा, 30th of April 2001। काउंट करके देख सकते हो, फेब जैन और फेब मार्च अप्रैल। ठीक है, तो क्योंकि ईयर एंड होता है इनका 31 मार्च 2001 में ईयर एंड हो जाएगा, तो हमें इसको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। तो वो 3 मंथ्स को हम लोग ऐसे तोड़ के दिखाएंगे, ये 2 मंथ्स और ये बाकी हो जाएगा मेरा 1 मंथ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा ईयर एंड है तो मुझे सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, और पूरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मेरा है वो 3 मंथ्स का। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो जाएगा मेरा 3 मंथ्स का। ठीक है, तो 2 मंथ फॉलिंग इन 31st of March 2001 एंड 1 मंथ फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एक 1 मंथ नेक्स्ट ईयर में चला गया और 2 मंथ जो है वो 31 मार्च 2001 में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो 30,000 का लॉस हमें 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी 2/3 और ये हो जाएगा 1/3। तो ये आंसर हो जाएगा 20,000 और 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो क्या लिखवाया था मैंने, यहाँ पर मैंने ये लिखाया था कि अगर ट्रेडिंग पर्पज से है तो गेन और लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द पीरियड, तो उस पीरियड के पीएल में हमें ये रिकॉर्ड करना पड़ता है। द प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली एट ईच बैलेंस शीट डेट, द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क्ड to its current market value and the gain or loss in the contract is recognized। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ही मैंने, ये हो जाएगा और नॉट स्पेकुलेशन पर्पस। ठीक है, ये नॉट स्पेकुलेशन पर्पस होगा। तो बोल रहा है कि गेन या लॉस जो होगा वो पीएल में रिकॉर्ड होगा फॉर द पीरियड, क्योंकि पीरियड वाइज रिकॉर्ड होगा, ईयर वाइज, तो इसीलिए मैंने जो ईयर एंड हुआ उसका अलग से दिखा दिया, बाकी अलग से दिखा दिया। द प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज सेपरेटली एट ईच बैलेंस शीट डेट, हर बैलेंस शीट डेट पे द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क टू इट्स करेंट मार्केट वैल्यू। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू को करेंट मार्केट वैल्यू में दिखाएंगे, एंड जो भी गेन या लॉस होगा, जैसे यहाँ पर 0.30 पर रुपीज में हुआ, वो हम लोग रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज रिकॉग्नाइज, फिर उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। मतलब 30,000 को हमें रिकॉग्नाइज कर लेना पड़ेगा, और कैसे करना पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया। ठीक है, इस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, अब 3 में जाते हैं, नहीं सॉरी 5 में, इलास्ट्रेशन 5। ठीक है, इसमें क्या बोला है
मिस्टर ए ब्रॉट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 months ऑफ $1 1 लाख। तो ये स्पेकुलेशन पर्पस है, क्यों? क्योंकि ये नॉट फॉर ट्रेडिंग है, क्योंकि इन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया है 3 months के लिए। इतना मतलब एक्सचेंज रेट का बेनिफिट लेना है, ठीक है, कि मैंने अभी 1 लाख रुपए जो है, 1 लाख रुपए के ऊपर, 1 लाख रुपए $, के ऊपर मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आज मैंने $1 लाख इतने से लिया, अगर फ्यूचर में इसका रेट हम ऐसे फिक्स कर लेते हैं, अगर कम ज्यादा हुआ तो उसमें जो भी गेन या लॉस होगा वो मेरा होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, 1 लाख रुपए पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है 1 दिसंबर एट $1 47.10, व्हेन एक्सचेंज रेट वाज $1 147.02। मतलब बताते हैं, ये देखो, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक होना चाहिए, वो देख लेंगे काउंट करके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है कितने का, 1 लाख $1 लाख। और फॉरवर्ड रेट जो है वो कितने का है, फॉरवर्ड रेट है $1 47.10, $1 47.10। और जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन एक्सचेंज रेट जो है वो चल रहा था $1 47.0, 47.0, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर when he closed his books, एक्सचेंज रेट जो है वो हो रहा है 47.15, ठीक है। तो 31 दिसंबर ये जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, उस दिन जो रेट चल रहा है ये 1 दिसंबर का है। 31 दिसंबर जब क्लोजिंग रेट आया तो $1 चल रहा है 47.18 करके, ठीक है, $1 47.18 करके चल रहा है, सॉरी 47.15। अच्छा, इसको ना बीच में करेंगे, और एक डेट चाहिए मुझे, ईयर एंड, $1 47.15 चल रहा है। और 31 जैन ही डिसाइडेड टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट, 31 जैन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने का सोचा, उस दिन पर डॉलर 47.1 की। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किसी चीज को परचेस किया उसकी वजह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मतलब स्पेकुलेशन पर्पस। तो प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज होगा वो हमें बताना है। तो स्पेकुलेशन पर्पस पे अगर हुआ तो प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज होगा वो मैंने लिखा है, प्रीमियम और डिस्काउंट एमोटाइज एज एक्सपेंस और इनकम ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकॉग्नाइज सेपरेटली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी लॉस या गेन होगा उसे हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट के लाइफ के ऊपर डिपेंड करके सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मतलब देखते हैं, देखो कैसे होगा। तो सेल रेट, जिस दिन हम लोग बेचेंगे, ये तो मेरा गेन है ना, मुझे मिलेगा 47.18, मुझे पता है $1 इतना करके। और जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन कितने रेट पे किया, कॉन्ट्रैक्ट रेट, ठीक है, मैंने जो फिक्स्ड रेट मेरा डिसाइड किया था वो किया था $1 47.10, ठीक है। मतलब $1 का वैल्यू 47.10, बट जिस दिन बेचने गए 47.18 हुआ तो मेरा गेन हुआ, ठीक है। तो मेरा कितना गेन हुआ है, वो मेरा प्रीमियम है, क्योंकि मैंने जहां सोचा था कि $1 में मुझे 47.10 मिलेगा, मुझे वहां मिल रहा है 47.18, ठीक है। तो मेरा टोटल प्रॉफिट हो जाता है 0.08। और कितने का मैंने डील किया था, $1 लाख, यानी मेरा ₹8,000 का प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि ये स्पेकुलेशन पर्पस से है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंस द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट was for speculation purpose, the premium on contract will not be recorded in books only when, full stop, only when the contract is sold
sold, the difference between the contract rate and sale rate will be recorded in PL account. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ये स्पेकुलेशन पर्पज से है, तो जो प्रीमियम निकल के आ रहा है ऑन कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, तो ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि लिखा हुआ है, देखो रूल्स, ठीक है। प्रीमियम और डिस्काउंट एमोटाइज हो जाएगा, वो एमोटाइज हो जाएगा एज एक्सपेंस और इनकम, तो ये इनकम हुआ है तो फिर इनकम के हिसाब से एमोटाइज मतलब धीरे धीरे राइट ऑफ होगा ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ जितना है उसके हिसाब से सेपरेटली ये चीज करना पड़ेगा। तो वही लिखा है कि purpose the premium on contract will not be recorded in books only when the contract is sold, जब होगा the difference between the contract rate and sale rate will be recorded in PL account। तो मतलब प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो हमारे PL अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो हमारे PL अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, यही लिखना चलेगा। प्रीमियम और डिस्काउंट एमोटाइज एज एक्सपेंसेस और इनकम ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली, और यहाँ पर अलग से रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा नॉट फॉर स्पेकुलेशन पर्पस है, यहाँ पर अलग से रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगा। यहाँ पर कैसे होगा ये देखो, सिंपल, जैसे ये देखो ऐसे होगा, जो हमारा बैलेंस शीट डेट पे जब ईयर एंड होगा तब जितना, उसके बाद वाले ईयर में उतना, सेपरेटली कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा, जैसे PL में जाना चाहिए वैसे चला जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ कि गेन और लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ PL, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ PL में नहीं जाएगा, ठीक है। द प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज सेपरेटली, बट यहाँ पर सेपरेटली जाएगा, ये PL में नहीं जाएगा। हर बैलेंस शीट डेट पे द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क टू इट्स करेंट मार्केट वैल्यू। हम लोग बैलेंस शीट डेट पे चेक करेंगे कि कितना प्रॉफिट लॉस क्रिएट हो रहा है और उसके हिसाब से वो रिकॉर्ड हो जाएगा, बट यहाँ पर वैसे नहीं होगा, यहाँ पर सेपरेटली रिकॉर्ड होगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा सेल डेट पे, जिस दिन सेल होगा। तो ये हम लोग का 5th नंबर का भी हो गया कंप्लीट, और कुछ नहीं, बस हम लोग का MCQ बाकी। तो बोला है एज पर AS11 एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन शुड बी कन्वर्टेड एट, अच्छा तो हमें नीफो का पूछा है, नीफो का रूल्स बताना है एसेट और लाइबिलिटीज के लिए। तो नीफो का रूल्स हो जाएगा एसेट और लाइबिलिटीज के लिए, एसेट और लाइबिलिटीज, तो करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी क्लोजिंग रेट, देखते हैं यहाँ क्या क्या दिया, ओपनिंग एवरेज क्लोजिंग, तो फिर हमारा क्या आंसर होना चाहिए, क्लोजिंग रेट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला नहीं है करेंट एसेट की करेंट लाइबिलिटीज, फिर भी मुझे आंसर क्या देना पड़ेगा, आंसर मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो एक्चुअल रेट दिया नहीं कि हम फिक्स्ड एसेट के बारे में सोचे, ठीक है। तो फिर मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मेरा आंसर हो जाना चाहिए क्लोजिंग रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोजिंग रेट। एक मिनट, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर बोला है द डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, बोल रहा है कि अगर फॉरेन करेंसी FCMTDA में जो भी बैलेंस आ रहा है, डेबिट हो या क्रेडिट, वो बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है, बोल रहा है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हिसाब से अपीयर करेगा, रिजर्व सरप्लस, अदर नॉन करेंट आइटम, या फिर करेंट एसेट। तो पहला बात है कि ये है फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये कब क्रिएट होता है, जब हमारा जो है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस आता है तब क्रिएट होता है। तो इसमें जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है ये हम लोग का रिजर्व सरप्लस में दिखाना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर होगा रिजर्व सरप्लस, ये रिजर्व सरप्लस के अंडर आता है क्योंकि यहाँ पर ये एज अ रिजर्व
के मतलब रिजर्व के हिसाब से रिकॉर्ड होगा, डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट। जैसे प्रॉफिट लॉस भी रिजर्व सरप्लस के अंदर आता है, प्रॉफिट हुआ तो भी आएगा, लॉस हुआ तो लॉस आया तो नेगेटिव में आएगा, वैसे ही ये वाला। तो ये याद रखो एमसीक्यू के लिए रिजर्व सरप्लस के अंदर। इफ एसेट ऑफ एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इज कैरिड एट कॉस्ट, अगर हमारा ईफओ था और कॉस्ट में कैरी हो रहा था वो एसेट, कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इज ट्रांसलेटेड एट एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जिस दिन वो परचेज हुआ था उस दिन, अगर कॉस्ट में कैरी हो रहा है। अगर वो फेयर वैल्यू पे कैरी था तो जिस दिन फेयर वैल्यू डिसाइड हुआ वो डेट होना चाहिए था, तो 3 का आंसर सी हो जाएगा। फोर्थ नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, कौन सा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है ये हमें बोल रहा है। बोल रहा है ब्रांच ऑफिस सर्विंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ द हेड ऑफिस इन टर्म ऑफ ऑपरेशन, यही सही है, सिर्फ एक्सटेंशन की तरह दिखता है, वो अपना डिसीजन कुछ नहीं ले सकता है। इंडिपेंडेंट सब्सिडियरी ऑफ द पेरेंट कंपनी, नहीं ऐसा नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो डिपेंडेंट होता है ना बात बात पे। ब्रांच ऑफिस इंडिपेंडेंट नहीं, ये नन ऑफ द आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए, ठीक है। और एक 5 का आंसर है, ठीक है, जो कि मतलब यहाँ एमसीक्यू वो इस पेज में नहीं दिख रहा है, हम थोड़ा सा वो लिख देते हैं, ये कट गया है, ठीक है। तो हम 5th नंबर का बता देते हैं जो एमसीक्यू हमारा है, विच ऑफ द, ये लिखने का जरूरत नहीं, मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ में, वो मैंने पीडीएफ में वो वाला पॉइंट मेरे से हट गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी कन्वर्टेड टू क्लोजिंग रेट फॉर the purpose of financial reporting, सिर्फ आंसर समझ लेने से ही काफी। तो ऑप्शन ए आइटम्स ऑफ पीपीई, ऑप्शन बी इन्वेंट्री, ऑप्शन सी ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, फॉरेन करेंसी बोरोइंग, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि मिल जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी कन्वर्टेड टू क्लोजिंग रेट, कौन सा क्लोजिंग रेट में कन्वर्ट हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्लोजिंग रेट में क्या कन्वर्ट होता है, तो क्लोजिंग रेट में देखो ईफो नीफो कुछ नहीं बोला है, तो दोनों का देखना चाहिए। तो क्लोजिंग रेट पे क्या क्या जाता है, करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी और मॉनिटरी आइटम जाता है, ठीक है। और ये जाता तो है बट ईफो नीफो दोनों में तो नहीं जाता है ना, दोनों में होना चाहिए क्योंकि हमारा यहाँ पर बोला नहीं ईफो या नीफो, तो मॉनिटरी आइटम, करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो आइटम ऑफ पीपी तो नहीं होगा, मॉनिटरी आइटम है और करेंट एसेट और ये सब है, तो ये हमारा सही आंसर फिर ये होगा, ये वाला ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, फॉरेन करेंसी बोरोइंग। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मॉनिटरी आइटम, ठीक है। तो मॉनिटरी आइटम जो है ये हम लोग का आंसर होना चाहिए, ये दोनों ही हम लोग का क्लोजिंग रेट पे जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी कन्वर्टेड टू क्लोजिंग रेट फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, अच्छा यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, ये जो प्रीमियम या डिस्काउंट डिसाइड करना है ये कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट पे होता है, ठीक है, प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट पे प्रीमियम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने 49.15 फिक्स किया था, जबकि ये तो फिर मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो एक ज्यादा में हुआ, ठीक है, तो मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो ये प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो मेरा लॉस कितना हो गया, मुझे 30 पैसा करके देना पड़ा, ठीक है। तो ये लॉस को हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि हम लोग कुछ अमाउंट हमारा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हो रहा है और बाकी अमाउंट हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये मेरा हो रहा है इन विदिन 31st ऑफ मार्च और 2001, और ये मेरा हो जा रहा है नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट अगर वो मेरा ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस पे हो रहा है तो प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इग्नोर होगा, एंड इट बैलेंस एट ईच बैलेंस शीट डेट द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क टू इट्स करेंट मार्केट वैल्यू एंड द गेन और लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड। ये वाला बात यहाँ पर लिख देना पड़ेगा, ये जो मैंने लिख पाया तो ये
लिख लेना पड़ेगा। और जो 5th नंबर वाला था, तो यहाँ पर वो तो था ही स्पेकुलेशन पर्पस पे। तो जो हमारा प्रीमियम होगा कॉन्ट्रैक्ट पे, वो कैसे निकालते हैं, स्पॉट रेट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो हम लोगों ने किया। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बेचेंगे उस दिन जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बस ये चीज लिख देना पड़ेगा, ये जो रूल्स है ना ये लिख देना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस, और यहाँ पर अच्छा ये ना नॉन स्पेकुलेशन नहीं होगा, थोड़ा मैंने गलत बता दिया। स्पेकुलेशन तो दोनों ही केस में, क्योंकि स्पेकुलेशन इसीलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। तो वो दोनों ही है। लेकिन एक ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन, एक है नॉन ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन, ठीक है। तो स्पेकुलेशन हमारा दोनों ही है, ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस, और नॉन ट्रेडिंग और मतलब मेनली ट्रेडिंग है कि नॉन ट्रेडिंग वही समझना है। स्पेकुलेशन तो दोनों ही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पता नहीं ना क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे हम लोग फॉरवर्ड रेट हमारा बिल्कुल फिक्स्ड है, लेकिन जब हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को जैसे बेचने जा रहे हैं तो तब रेट जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो स्पेकुलेशन तो है ही। दोनों ही केस हमारा स्पेकुलेशन है। अब उसी के ऊपर डिपेंड करके तो प्रॉफिट या लॉस होगा ना। तो स्पेकुलेशन तो है ही, दोनों वाला है, ठीक है। लेकिन एक है कि हम लोग ट्रेडिंग पर्पस के लिए स्पेकुलेशन कर रहे हैं, एक नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर AS11 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कोई एस करेंगे। बाय मैम। Bye.